नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अपने अपने ग्रुपों में एक बार सुबह के टाइम में कर रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। और चलिए शुरू करते हैं शुभ दिन के साथ ही यहाँ पे पहले प्रश्नों से। देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न, और सकारात्मक सोच के साथ सभी प्रश्नों को आप लोग उत्तर देंगे। और बता दें कि ये प्रश्न जो रखे गए हैं 16 प्रश्न जो रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्लस जो 12 प्लस आप लोगों को सही करना है प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से कि सरकार ने मुँह सरकार अभियान लॉन्च किया था। अब देखिए मुँह सरकार क्या होता है। ठीक है, मुँह सरकार अभियान क्या होता है, इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं इनको एक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसकी मुख्य योजना ये थी कि इसके द्वारा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको क्या किया जाए, सरकारी सुविधाएं दी जाए और उनका फीडबैक लिया जाए। और किस सरकार ने इसे लॉन्च किया था, तो पहला करा है पश्चिम बंगाल सरकार ने, दूसरा करा है त्रिपुरा सरकार ने, तीसरा करा है कि नागालैंड और चौथा करा है कि उड़ीसा। कि कौन से राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया था मुँह सरकार अभियान। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए और शेयर करते चलिए। ठीक है, शेयर करते चलिए। और चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा इसका डी के ऑप्शन जाएगा, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो फैक्ट रखे गए हैं। देखिए इस यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। यहाँ पे देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मुँह सरकार अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं दी जाएगी और इसके तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी को की फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो था यहाँ पे डी था, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था मुँह सरकार अभियान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सी अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, देखिए कौन सा सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण रक्षा के लिए सम्मेलन किया गया था। यहाँ पे देखिए मुख्य यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि बोन सम्मेलन, दूसरा कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा कह रहा है कि रॉटरडैम और चौथा कह रहा है कि बेसल सम्मेलन। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, जितने लोग हैं उतने लोग ही कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जो आएगा दूसरे के साथ जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या किया गया था, यहाँ पे कार्बन प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये सम्मेलन किया गया था। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा भी है इसके बारे में, इसकी जानकारी लिख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन की अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसका सम्मेलन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्ट्रेशन है, किसका रजिस्टर है। तो पहला कह रहा है खतरे की स्थिति में विदेशी प्रजातियों के लिए, दूसरा कह रहा है कि खतरे की स्थिति में वन्य प्रजातियाँ, और तीसरा कह रहा है कि मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कि मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्ट्रेशन है। जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव जनित गतिविधियाँ जो हैं, यहाँ पे मानव जनित गतिविधियाँ जो हैं इसमें उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में की स्थिति में जलीय स्थानों में मोट्रिक्स रिकॉर्ड किया गया था। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपकी जो भारत की स्थिति है, ठीक है, और इसके जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं और समुद्र में ज्वार भाटा और सुनामी जब आती है तो इसके किनारे के शहर बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ शहर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी समुद्री इलाके के किनारे के बसे हुए शहर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसी के देखते हुए ये मानव जनजाति यहाँ पे गतिविधियों के खतरे के में जलीय स्थान को निमंत्रित यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है, जलीय स्थानों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो गया था हमारा सी के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा बहुत ही कठिन है, यहाँ पे थोड़ी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है ऑप्शनों को, लेकिन आप लोग देख के इसके ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम
हो जाती है। यानी कह रहा है कि कौन सी बीमारी है जो मज़दूर हैं वहाँ पे जो कोयले के खान है उसमें काम करते हैं तो उनकी उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक स्लंग बीमारी कहा जाता है। लेकिन किसके द्वारा होते है तो पहला कह रहा है कि क्लोम गोलाडू रूढ़ता और यहाँ पे दूसरा कह रहा है प्रगतिशील विशाल यहाँ पे फाइब्रोसिस और तीसरा कह रहा है कि मेसोथोलिमोआ और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी बीमारी के कारण जो वर्कर हैं कोयले के खान में काम करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चौथे का राइट एकदम आंसर बताइए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे क्लोम गोला रूढ़ता। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा, हमारा पहला होगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रोम गुणवत्ता जो मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों को लोगों को होती है, इसका कोई अस्थाई इलाज नहीं, इसका अस्थाई इलाज नहीं है। इसमें क्या करता है कि ये जो रोग है इसके कारण जो वर्कर हैं कोयले के खान में काम करते हैं उनकी उम्र क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो स्वास्थ्य होती है बहुत ही बेकार होती है। ठीक है, बेकार का मतलब ये है कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं। ठीक है, और बहुत ही चिड़चिड़ेपन के होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पाँचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो वन्य जीव संरक्षण यानी उनकी रक्षा करने के लिए जो अदम्य साहस दिखाते हैं लोग, उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दूसरा मेदिनी पुरस्कार और तीसरा कह रहा है कि अमृता देवी यहाँ पे विश्वई पुरस्कार और चौथा कह रहा है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि वन संरक्षण क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले यानी उनकी रक्षा करने वाले लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा, मेदिनी, अमृता या फिर पीताम्बर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा पाँचवें का जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमृता देवी, यहाँ पे विश्वई पुरस्कार। यहाँ पे देखिए अमृता यानी जीवन से, यानी इनका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो वन्य संरक्षण कर रहे हैं यानी जीवन बचा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा जीवन से क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी के जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए अमृता बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कितना इसमें देखिए राशि जो होती है 1 लाख रुपये होती है। याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो आपको जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए, अदम्य साहस के लिए, तो इसमें आपको 1 लाख रुपये का पुरस्कार मिलता है। और इसमें अहम बात यह है कि आपको जो पुरस्कार मिलता है साथ में मेडल भी मिलता है, याद रखिएगा। और एक आपको उसकी मुख्य कार्यभार के लिए आपको एक उसकी लिफाफा बंद आपको एक पेज भी दिया जाता है। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा हमारा क्या करा है। देखिए करा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर पंजाब में। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए हमारा कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे या फिर उत्तराखंड या फिर पंजाब में। तो देखिए आप लोगों को मैराथन क्लास में हमने करा दिया था। मैराथन क्लास में ये सभी प्रश्न करा दिए गए थे। 3-4 प्रश्न जो इसमें आए हैं, अब तक 2 प्रश्न आए हैं, उन दोनों प्रश्नों को मैराथन में आप करा दिया गया था। तो आप गलत मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा जल्दी से बताइए छठे का। तो छठे का राइट आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए दाची यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दाची राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर। कहाँ है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर। इसका मुख्य जानवरों में बारहसिंघा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पाई जाती है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बारहसिंघा पाए जाते हैं। और ये श्रीनगर से कितना दूर है, यहाँ पे देखिए 22 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर के साथ गया था, ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और कितने लोगों का कमेंट एकदम सही आता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला करा कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से नापी जाती है। देखिए जो ओजोन परत होती है इसकी इकाई की परत कब नापी जाती है, किससे नापी जाती है। यहाँ पे पहला करा कि सीएवर्ट ने, दूसरा करा कि डाबसन इकाई से, तीसरा करा है मेल्सन इकाई से, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि किसी को नापने के लिए कोई ना तो कोई इकाई होती है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। 7वें का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो 7वें का डबसन होगा। ठीक है, डबसन। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जब सुबह की टाइम होती है, सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम
सुबह और शाम के समय में क्या होती है, ओजोन परत की जो सुबह की टाइम होती है ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है, क्या होती है, कम होती है। और शाम के समय क्या होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा, शाम के समय बढ़ जाती है और दिन के समय में घट जाती है, सुबह के समय में घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा सातवें का। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा, डप्सन होगा। और आइए जान लेते हैं डप्सन के बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे डप्सन के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दिया है कि ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे और यहाँ पे हेनरी विस्नोन ने इनके गुणों के अध्ययन के वैज्ञानिक GMB, ठीक है, GMB यहाँ पे देखिए दिया है, GMB डॉप्सन ने किया था। इन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए इस्टो को यहाँ पे कह रहा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। उन्होंने इस नाप पर ओजोन परत की मोटाई डप्सन इकाई की नापी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत इस ओजोन परत की नापने की खोज कब किया गया था, तो इसे 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक ने चार्ल्स फेवरे और हेनरी वोल्सन ने किया था। और इसमें क्या होता है, GMB, ठीक है, डॉप्सन ने किया था। और इसका ये देखिए वैज्ञानिक का नाम है GMB डॉप्सन। और यहाँ पे इसकी मोटाई नापने की यहाँ पे फोटोमीटर विकसित किया गया था, जिसके नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई के नाप से जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। पहला कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलाना, दूसरा कह रहा है कि सीमेंट उद्योग, तीसरा कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। यहाँ पे देखिए जीवाश्म ईंधन से, सीमेंट ईंधन से, उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर उपयुक्त दोनों से जाएगा, सीमेंट उद्योग से भी जाएगा और जीवाश्म ईंधन जलाना भी होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तृत से। देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट के उद्योग उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे नौवें प्रश्न पे देख लेते हैं। नवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस हैं। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। पहला कह रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है कि जलवाष्प, तीसरा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा कह रहा है कि ओजोन। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जलवाष्प है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर कह रहा है कि ओजोन है। तो राइट आंसर हमारा नौवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ना फिर सल्फर डाई पे जाएगा, ना ही ओजोन पे। राइट आंसर होगा यहाँ पे जलवाष्प। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर पर मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे जलवाष्प दिया है। राइट आंसर होगा जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। जलवाष्प का मतलब ये कि जल को द्वारा उत्सर्जित जो वाष्प है वो उसकी गतिविधियों से आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों में पाए जाने वाले आकाश के 66 से 86% ग्रीन हाउस पर प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने पर प्रभाव डालती है, 86% ग्रीन हाउस गैसों पर उत्पन्न करती है। और यहाँ पे 36 से 66 बादलों पर अपना आकाश में 66% से 86% हाउस को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ जलवाष्प के साथ गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोगी स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। पहला करा है नाभिकीय कचरा, दूसरा करा है कि आक्रामक विदेशी प्रजाति, और तीसरा करा है कि यहाँ पे संशोधित जीवी जल यानी LMO। ठीक है, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा। कार्टाजेवा प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोगी स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। यहाँ पे पहला करा है कि नाभिकीय कचरा, दूसरा करा है कि आक्रामक विदेशी प्रजाति, तीसरा करा है कि संशोधित जीवित जीव, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें का। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संशोधित जीव LMO। ठीक है, राइट आंसर यही होगा, तीसरा होगा हमारा। आगे जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा।
सभी के साक्ष्य रखे गए हैं ताकि आप लोगों को उदाहरण के सही समझाते चलें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को यहाँ पे हस्ताक्षरित हुआ और ये 11 सितंबर 2003 में लागू हो गया। यह LMO को सुरक्षित उपयोगी स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे गया था सी के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। ये प्रश्न तो आप लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हर पेपर में पूछा जा चुका है, अधिकतर टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक किस खतरे के प्राणियों के लिए लिस्ट है? पहला करा कि जानवर, पेड़, यहाँ पे फुंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा या फिर 1 2 होगा, तीसरा करा कि केवल 2 होगा या फिर तीनों होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए यहाँ पे कि रेड डाटा बुक किस खतरे की स्थिति यहाँ पे प्राणियों की लिस्ट में तैयार करता है? पहला करा कि जानवरों के, दूसरा करा पेड़ों के, तीसरा करा कि फुंगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 11वें का? तो 11वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा सभी, ये तीनों। ठीक है, जानवरों के लिए भी और पेड़ों के लिए भी और फुंगी। ये देखिए फुंगी जो होती है छोटे जीव होते हैं और जानवर जो होते हैं यहाँ पे 4 पैर वाले जो होते हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो गया था हमारा सभी तीनों के साथ गया था। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे से होती हैं। इस हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए 12वां प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस प्रश्न को जानबूझ के रखा गया है। जैविक विविधता हॉट पोस्ट के यहाँ पे हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया होने के लक्षण क्या है? पहला कह रहा है कि इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधा की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये कह रहा है हालांकि जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने वाले लक्षण क्या हैं? पहला कह रहा है कि क्षेत्र में 0.5 यानी 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों के स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे प्राथमिक वनस्पतियों की कम से कम 70% यहाँ पे प्रतिशत नष्ट करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि पहला होगा केवल 1 या फिर 2 या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? 12वें का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहला भी होगा, दूसरा भी होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो तीसरा हमारा राइट आंसर था। चलिए आगे ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। ये दोनों ही जैविक विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? पहला करा है कि 1987 का मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन यहाँ पे क्षयकारी पदार्थ, और दूसरा करा है यहाँ पे 1979 का बोन सम्मेलन। ठीक है, 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी यहाँ पे प्रजातियों के संरक्षण, और तीसरा करा है कि 1979 का यहाँ पे वार्सेल सम्मेलन यहाँ पे ट्रांसबाउंड्री आंदोलन का परागण, और चौथा और हैंडिंग और रहने के लिए संशोधित जीवों के उपयोग, और चौथा करा है कि 1998 यहाँ पे रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरों के रासायनिक और यहाँ पे कीटनाशक के अंतर्गत व्यापारी की सहमति। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ कौन होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए 13वें का। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, 1989 का बोन सम्मेलन। ठीक है, वो यहाँ पे बासेल सम्मेलन होगा। यहाँ पे ट्रांसबाउंड्री आंदोलन यहाँ पे पारगमत हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों की उपयोगिता के यहाँ पे विनिमय। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तृत से। इसका होता क्या है, इसका कारण देखिए कह रहा है कि 1989 का बासेल सम्मेलन बाउंड्री यहाँ पे आंदोलन परागत हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों की उपयोगिता का विनय है। और ये क्या करता है इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत से जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खतरा यहाँ पे अपस्थिति और उनके यहाँ पे निपटान और यहाँ पे संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण का यहाँ पे बेसल कंस्टेंट, जिसे आमतौर पर
यहाँ पे वसील कंसेंट के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरा यहाँ पे खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और विशेष रूप से खतरा यहाँ पे हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे तीसरे पे गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, और इसके बाद सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं, तो 2 प्रश्न भी आप लोग करके जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे 14वां हमारा क्या करा है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ यहाँ पे विशेषज्ञ पैनल WGEEP यानी यहाँ पे WGP के अध्यक्ष कौन थे? पहला करा RK पचौरी, दूसरा करा कि वंदना शिव, तीसरा करा कि माधव यहाँ पे गाडगिल का है, और चौथा करा कि प्रदीप कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए करा कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? पहला पिचौरी है, दूसरा शिव है, तीसरा करा है गाडगिल है, और चौथा करा है कृष्णन है। तो राइट आंसर हमारा 14वें का क्या होगा? जल्दी से बताइए। 14वें का राइट आंसर जाएगा माधव। यहाँ पे माधव, यहाँ पे गाडगिल है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा था तीसरा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन्होंने इनकी विशेषता क्या है? वही है देखभाल के लिए किसके, यानी घाटों के संरक्षण और उनके देखभाल के लिए गाडगिल की समिति का अध्ययन किया गया था। यानी जो उनकी सुरक्षा है, देख रखा है उनके आसपास जो है। याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो घाट हैं यानी जो आपकी नदियाँ हैं, ठीक है, उनके आसपास जो किनारे बने हुए हैं उसकी सुरक्षा, यानी ज़्यादा कचरा ना हो पाए। आज शहरों के बीच में शहर हैं, उसके बीच जैसे वाराणसी है, वाराणसी के नीचे जो घाट हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आरती होती है या फिर फूल मालाएं फेंकी जाती हैं, उसमें दिए जलाए जाते हैं और उसे अगरबत्तियाँ भी फेंकी जाती हैं, प्लास्टिक कचड़े फेंके जाते हैं। उन्हीं की देख रेख के लिए इसकी अध्यक्षता बनाई गई थी और माधव गाडगिल की इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा था। चलिए आइए अगले बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे, 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। शेर की मूछ वाला यहाँ पे मकाक किस वन्य जीव रिजर्व बैंक में पाया जाता है? तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे नीलगिरी, दूसरा कह रहा है कि दिहांग यहाँ पे दिव्यांग, और तीसरा कह रहा है कि नोकरेक, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि शेर की मूछ वाला मकाक की बात किया है। शेर की मुख वाला यहाँ पे मूछ वाली मकाक की वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है किसमें? नीलगिरी में, यहाँ पे दिहांग में, या फिर यहाँ पे नोकरेक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए 15वें का राइट आंसर क्या होगा? तो 15वें का राइट आंसर जो जाएगा, आप लोग सभी लोगों को पता है कि जो शेर पाए जाते हैं वो नीलगिरी वन्य अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहला था। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शेर की मूछ वाला मकाय, ठीक है, शेर की मूछ वाला मकान पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। ठीक है, घाटों में पाया जाता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये दुर्लभ प्रजाति होता है। ठीक है, ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होता है। इसकी मूछें क्या होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए आइए 16वां प्रश्न कर लेते हैं, और ये प्रश्न आप ही लोगों के लिए है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है, और अगली जी की क्लास जैसे ही चलाई जाएगी आप लोगों के नाम और उत्तर बता दिए जाएंगे। तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है, आप लोगों को आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में देने के बाद अपना नाम जरूर लिखिएगा, और आपके नाम के साथ आपके उत्तर भी अगली जी की क्लास में आप लोगों के बता दिए जाएंगे कि कितने लोगों का उत्तर सही हुआ था। तो चलिए 16वां देख ले रहे हैं क्या कह रहा है कि भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषक निकलने के लिए एक जलीय पौधों को अमेरिका में पेश किया गया था। इसका क्या नाम था? यानी कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय जल यानी भारत के जलों में पाए जाने वाली एक घास है जिसकी परेशानी के रूप में प्रदूषक निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका में पेश किया गया था। वो कौन सा जीव है जिसे अमेरिका में पेश किया गया था जो बहुत ही खतरनाक था? तो पहला करा है नागफली, दूसरा करा है कि एगिओल, तीसरा करा है कि जलकुंभी जो होता है बिर्रा होता है। याद रखिएगा बिर्रा होता है, कमल की तरह फूलता है। ठीक है, अधिकतर इस समय फूलेंगे अब। ठीक है, ठंडी से पहले ही फूलते हैं। तो यहाँ पे और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे पिस्टिया। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर 16वें का क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर और अपने विचार जरूर लिखिएगा और उत्तर जरूर दीजिएगा। अगले जी के क्लास में आप लोगों के उत्तर के साथ आपके नाम भी बताए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा है PDF मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भाई बहन अभी तक परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आज के उत्तर आप लोग, आज के प्रश्न जो बनाए गए थे GK के, आप लोग कैसे लेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज के प्रश्न कैसे थे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।